हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जेनेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो हम नीट के लिए जो चीज़ें और जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी हैं उनको ही सिर्फ देखेंगे, ना ज़्यादा ना कम हम पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछते। ठीक है, ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स सारे ही आपको यही एडवाइस देंगे कि सिर्फ आप पहले अपने एनसीईआरटी को एकदम फिंगर टिप्स पे लाइए, सब कॉन्सेप्ट्स, सब लाइंस को, फिर ही कुछ बाहरी चीज़ों को आप रेफ़र कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि वो सेकंड जो लास्ट वाला हमने बात कहा कि फिर भी आप मतलब फिर ही आप कर सकते हैं बाहर का रेफ़र। लेकिन आप तब भी बाहर का रेफ़र तभी करेंगे जब यहाँ एनसीईआरटी के किताब में आपका कुछ डाउट है, जो उस वक्त ना कोई टीचर, ना कोई मेंटोर, ना कुछ आपके सीनियर्स बड़े कुछ नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी आप अपना जो रेफरेंस बुक्स है आप देखेंगे जो हमने खुद किया है। वरना मैं अपना बात अगर कहूँ तो मैंने कभी भी बाहर का कुछ रिसोर्स यूज़ नहीं किया है एनसीईआरटी के बगैर बायोलॉजी के केस में। और इसलिए बायोलॉजी का जो किताब है एनसीईआरटी को आपको पहले मतलब अपने दिमाग में निगड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप निकल के बाहर वाले रेफरेंस किताब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना करना ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और यहाँ पर जो सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइंस है उसके पहले तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखा रहता है, लेकिन तब भी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो उसको हम थोड़ा नज़र डालेंगे। देखिए, लिखा है जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो एक चीज़ के बारे में देखता है या फिर पढ़ता है, डील करता है। वो क्या है? डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक्स का डेफिनेशन के साथ साथ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का डेफिनेशन भी दिया गया है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बेसिस ऑफ हेरिडिटी यही होता है हमारा। ठीक है, और वेरिएशन एक्सक्यूज मी, क्या होता है कि प्रोजेनी में जो डिग्री ऑफ चेंजेस बनते हैं डिफर करता है पेरेंट से, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। तो मेन बात यह है कि जो डायरेक्ट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आया वो इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, जो हेरिडिटी है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और वेरिएशन जो हुआ वो है जो चेंज आया पेरेंट से प्रोजेनी में, जो चेंज डिग्री बाय विच चेंज मतलब आया, डिफर किया, उसी को हम वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन से आप बाद में जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि वेरिएशन से या फिर वेरिएशन एक रीज़न है एवोल्यूशन का, और इनहेरिटेंस हेरिडिटी का बेसिस होता है। यहाँ पर लिखा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें आते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए या फिर ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये बात छुपी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये ह्यूमन को पता था। कब पता था? एज अर्ली एज 8000 टू 10 सॉरी 8000 टू 1000 8000 टू 1000 BC। ठीक है, तो हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इनको पता था, तो ये उन्होंने यूज़ किया। अब यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ यूज़ किया? सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करने में। ठीक है, और कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट आउट करने में। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल जो वाइल्ड काउज है ना, वहाँ से हमारा वेल नोन वैरायटी जो इंडियन ब्रीड है साहिवाल काऊ का। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि जो एंसेस्ट्रल काऊ से जो वेल नोन इंडियन ब्रीड का नाम क्या है, काऊ का नाम क्या है? तो ये साहिवाल काऊ आपको पता रहना पड़ेगा, और पंजाब ये जगह है जहाँ ये मिलता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर उनको क्या नहीं पता था? ये तो पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपी है, लेकिन साइंटिफिक बेसिस उनको नहीं पता था।
तो अब हम मेंडल साहब की थोड़ा बातें कर लेते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल या फिर ग्रेगर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाते हैं गार्डन पी में। ये गार्डन पी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस हिसाब से नहीं कि सिर्फ आप पी को दिमाग में रखें, गार्डन शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में कभी वाइल्ड पी भी लिखा रह सकता है, ठीक है। और आपको अलग से गार्डन पी का साइंटिफिक नाम भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बाद में क्यों पता रहना चाहिए, क्योंकि ये किताब में ही दिया है। अभी हम सब एक साथ तो नहीं बात कर सकते, मतलब 11 के किताब और मतलब यही दिक्कत है ऑनलाइन का, और 12th की किताब के हर एक पोर्शन को पर्सन आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन है, आप थोड़ा ढूंढे अगर, तो 11th 12th की किताब में ही पाइसम सेटाइवम कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम बता देते हैं कहाँ मिल जाएगा। अ, अगर आप मॉर्फोलॉजी का मतलब क्लास 11th का वो पेज खोलें तो वहाँ पर है पिक्चर में लिखा हुआ पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो इसलिए साइंटिफिक नाम भी आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, कितने सालों का एक्सपेरिमेंट था? ये 7 इयर्स का एक एक्सपेरिमेंट था। 1856 से 1863, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या प्रपोज किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा हम बात को ध्यान से देखें कि उन्होंने कैसे किया ये। उन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया बायोलॉजी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो बाद में जाके उनके काम को एक्सेप्टेबिलिटी देने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। जो भी है, अगर आपको ये पूछे कि उन्होंने क्या यूज़ किया इन्वेस्टिगेशन में, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक, ये आप ध्यान रखिए वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि देखिए एनटी का कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन आसानी कर रहे हैं वैसे बायोलॉजी का, लेकिन तब भी आपको ये दिमाग में सोचना, मतलब आपको चाहिए कि स्टैटिस्टिकल लॉजिक और मैथमेटिकल एनालिसिस भी अगर लिख दे तो हम समझ जाएं कि ये एनसीईआरटी का लाइन नहीं था, आपको ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। अब आपको समझना है कि ग्रेटर क्रेडिबिलिटी डेटा को बाद में जाके भी सही, मतलब तब नहीं जब बुक पब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में जाके भी एक क्रेडिबिलिटी मिला, क्योंकि उनका सैम्पलिंग साइज जो था वो बहुत लार्ज था, ठीक है। इसीलिए उनका डेटा को क्रेडिबिलिटी दिया गया, पहली बात। सेकेंड बात है कॉन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो वो कंक्लूजन दे रहे हैं वो वैलिड हो रहा है। इस वजह से ये प्रूव होता है कि एक जनरल रूल यहाँ काम कर रहा है, और ना ही एक अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब जैसे तब के ज़माने में होता था कि भाई साहब हमको लगता है कि ऐसा हुआ है, और उसी में बुक छप जाता था और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही यहाँ नहीं हुआ है, ये एक जनरल रूल है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन मेंडल साहब को ये मिला है, जो रिजल्ट्स वो बोल रहे हैं वो सही है। इस वजह से मेंडल इन्वेस्टिगेटिव कैरेक्टर्स इन गार्डन पी दैट वेयर, आपको ये बात भी हम बोलते हैं कि आप एक पेंसिल और एक आपका किताब है एनसीईआरटी का, वो लेके आप बैठें, ठीक है। अगर हम कुछ लिखने को कहें तो आप वहीं लिखें बुक में ही, और पेंसिल से पहले लिखें। उसके बाद जब आप बहुत श्योर हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तब उस पेंसिल के ऊपर आप पेन लगा दें, समझे, ठीक है। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि आप बुक लेके बैठे हैं, तो इसलिए मैं कर्सर नहीं चला रहा हूँ हर वक्त, ठीक है। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट एंड वेयर manifested as two opposing traits, एग्जाम्पल टॉल और डॉर्फ, येलो और ग्रीन। अच्छा, हम थोड़ा यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, कोई नहीं। यहाँ ये जो टेबल है ना, ये इस अब तक जो भी मैंने कहा और जो भी मैं कहूँगा मेंडल रिलेटेड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको रटना ही रटना है, ठीक है। और क्या रटना है और कैसे रटना है दोनों हम बता देते हैं अभी, ठीक है।
आपको पहले रटना होगा कि ये डोमिनेटिंग है और ये रिसेसिव है। इसके बारे में आइडिया ज़रूर आपको होगा, क्योंकि ये वीडियो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख रहे होंगे कि भाई हमको कुछ नहीं पता है, हम देख रहे हैं। आप कुछ तो पढ़े होंगे यार, ठीक है। नहीं भी पढ़े हैं तो ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आप अभी ध्यान में रखिए बात कि ये पहले वाला जितने भी लिखे हुए हैं ना, टॉल, वायलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड, येलो, ये डोमिनेंट है और उसका साइड वाला, राइट वाला जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब राइट लेफ्ट करके आपको ये चार्ट फिल करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा इस चार्ट से, जैसे भी करके पूछ सकता है। देखिए आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई साहब सीड का शेप में डोमिनेंट क्या हुआ करता था, रिसेसिव क्या हुआ करता था। ऐसे भी पूछा था मुझे एक क्वेश्चन कि भाई साहब आप ये बताइए, ठीक है, फ्लावर के फ्लावर के कितने कैरेक्टर्स वहां मौजूद थे। अब फ्लावर के आप देखिए, फ्लावर के दो कैरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, एक फ्लावर कलर और एक फ्लावर पोजीशन, ठीक है। वैसे ही पूछा था कि हमारा सीड का अगर हम कलर बताएं, सीड का कलर भी है ग्रीन येलो, और सॉरी पॉट का कलर भी है ग्रीन येलो, लेकिन सीड का कलर भी तो यह है ये ग्रीन येलो, लेकिन डिफरेंस ये है कि कंट्रास्टिंग ट्रेट में ग्रीन डोमिनेट करता है पॉट कलर में, लेकिन येलो डोमिनेट करता है सीड कलर में। आप इसको कैसे याद रखोगे, एक तो मतलब कंफ्यूजन तो होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ देखिए ध्यान से, स्टेम हाइट, थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टेम हाइट पहले क्या है, टॉल, डॉर्फ, इसको तो आपको याद करने का कुछ नहीं है, ये तो बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, याद तो हो ही जाएगा। अच्छा बचा रहा है स्टेम, स्टेम का तो निकल गया और कुछ नहीं है। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में एक ही है वॉयलेट वाइट, ये तो रटना ही होगा, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट होता है, ठीक है। पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना बार बार, तो रट ही जाएगा कि भाई साहब ये वॉयलेट है, ये वाइट है, और वॉयलेट वाइट, वॉयलेट में मतलब वो होगा डोमिनेट होगा और वाइट रिसेसिव होगा, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में दो हुआ करता है, एक है एक्सियल और एक टर्मिनल। एक्सियल, टर्मिनल, एक्सियल डोमिनेट करेगा, टर्मिनल रिसेसिव करेगा, ठीक है, रिसेसिव होगा, ठीक है। अच्छा और पॉड शेप, अच्छा पॉड तो देखिए हो ना, पॉड मतलब समझ में आ रहा है ना, वो जो होता है पॉड मतलब, अच्छा पॉड मतलब ये पॉड है, ये पूरा पॉड है, ठीक है। और उसके अंदर जो गोल गोल है ना वो सीड है, ठीक है। अब पॉड दो तरह का हो सकता है, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और एक इन्फ्लेटेड है। बेस मोटा सोटा पॉड है तो इन्फ्लेटेड है, और कंस्ट्रिक्टेड है मतलब थोड़ा सा वेवी होगा तो कंस्ट्रिक्टेड। अब इन्फ्लेटेड जो है, जो थोड़ा सा मोटा सोटा है, वही तो अच्छा है ना, वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। मेन कंफ्यूजन तो यही आता है कि देखो पॉड शेप में भी इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड डोमिनेट करता है, और शीट शेप में भी राउंड और रिंकल्ड, वही हो गया इन्फ्लेटेड वाला ही, तो राउंड डोमिनेट करता है। मतलब कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ आता है कि भाई साहब एक बार पढ़ लेना तो रट जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन जहाँ आता है वो कैसे याद रखोगे, वो सिर्फ एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या है कि पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेट करता है, ये आपको याद रखना है, तो सीड कलर में येलो डोमिनेट करता है, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा कि उल्टा होता है। तो पीजी होता है, पीजी आप जब को नीट मिल जाएगा ना, नीट मिल जाएगा तो आपको बाद में कुछ मतलब अगर थोड़ा दूर हो कॉलेज तो आपको पीजी में रहना है, पेइंग गेस्ट, ठीक है। तो पीजी पॉड कलर में, ठीक है, पॉड कलर में ग्रीन होगा, ठीक है। पॉड कलर है ये तो याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन हम बोल रहे हैं अगर, तो कलर ही हो सकता है। और पी फॉर पॉड, तो पॉड का डोमिनेट जो करता है वो ग्रीन होता है कलर, तो पीजी से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अभी पेंसिल से सिर्फ इस पांचवे के साइड में यहाँ
लेफ्ट में या राइट में कहीं लिखो पीजी, बस। बाकी कुछ लिखने का जरूरत तो है नहीं, बाकी तो याद रख ही जाएगा आपको, लेकिन एकदम ध्यान लगा के 2-3 बार पढ़ना है ये, ठीक है। 2-3 बार आपको अगर नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं याद होगा, कि मतलब दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन जो अगर दिमाग में रहे भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन वाला मैंने बता दिया कि पीजी से आप याद रखोगे, ठीक है। अभी जहाँ छोड़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉल डॉर्फ ये सब उन्होंने किया, बेसिक फ्रेमवर्क उन्होंने फिर सेट किया, ठीक है। जो बाद में जाके एक्सपेंडेड हुआ कुछ लेटर साइंटिस्ट के द्वारा, जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही, ठीक है। देखिए अच्छा, कुछ लाइन ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं छूट रहा ना, देखें। नहीं, ऐसे तो बस इंग्लिश लिखा है, ऐसे है, ठीक है। पैराग्राफ्स या फिर स्टोरी को तो मतलब बताने का जरूरत नहीं है, फैक्ट को बताते हैं थोड़ा सा। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल, हाँ देखिए, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल साहब ने किया क्या था। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने किया था, ठीक है, यूजिंग सेवरल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन, अभी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन ये इन्होंने लिख दिया ना, तो उनका डेफिनेशन भी इन्होंने लिखा है कि एक ट्रू ब्रीडिंग पी मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होता है जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जिनका करवाया गया हो, ठीक है, और एक स्टेबल ट्रेट वो दिखा रहे हैं फॉर सेवरल जनरेशन। ये सेवरल जनरेशन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, और स्टेबल ट्रेट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अगर दिखाता है तो वो एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब हुआ कि टॉल का अगर हम कुछ कह रहे हैं कि ये टॉल है और ये ट्रू ब्रीडिंग टॉल है, ठीक है, तो मतलब इसका यही हुआ कि अगर हम उस टॉल में बार बार क्रॉसिंग करवाएं तो कोई भी डॉर्फ निकल के नहीं आएगा, सारे टॉल ही होंगे, और ये बहुत सारी जनरेशन तक होंगे, 1-2 जनरेशन तक नहीं, बहुत सारे जनरेशन तक हमको टॉल ही मिलेगा। डॉर्फ में अगर हम करवाएं, ट्रू ब्रीडिंग हम बोल रहे हैं, तो बहुत सारे जनरेशन तक सिर्फ डॉर्फ ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि वो लोग ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। वैसे ही दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, अच्छा कुछ वर्ड्स के हम मतलब आपको बता दें, थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ वर्ड्स के मतलब हम आपको बता दें। कैरेक्टर्स क्या होता है और ट्रेट्स क्या होता है और अलील्स क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स मतलब जैसे कि हाइट, समझ में आ रहा है क्या? हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेट उन दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग दो हो सकता है। पी के लिए दो ही होता है, ह्यूमन के लिए तो एक स्पेक्ट्रम आ जाता है ना। पी के लिए दो ही है, टॉल और डॉर्फ। तो ये ट्रेट हो गया ऑफ द सेम कैरेक्टर। तो स्पेशल क्या है इन ट्रेट में? ट्रेट में यही स्पेशल है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम में ना, एक कैरेक्टर का जो भी ट्रेट हो, टॉल का हो, ड्वार्फ का हो, ठीक है, वो सेम पोजीशन में रहता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब आप समझ में आ रहा है क्या? सेम शेप का होगा, सेम साइज का होगा, और हर एक पोजीशन में, दोनों में, है ना, सेम पोजीशन में सेम कैरेक्टर्स के जीन हमको मिलेंगे। अब जीन क्या है? इसमें भी जीन है, इसमें भी जीन है, मतलब इसको अगर हम कोड करें तब भी कुछ हाइट का कैरेक्टर डिटरमाइनिंग कुछ प्रोटीन निकलेगा, और यहां पर भी कुछ हाइट का कैरेक्टर डिटरमाइनिंग प्रोटीन निकलेगा। तो कैरेक्टर तो हाइट है, लेकिन अब प्रोटीन क्या है उसके बेसिस में, यहां पर भी अगर टॉल, यहां पर भी अगर टॉल है तो दोनों मिला के टॉल बनेंगे। यहाँ पर टॉल है लेकिन यहाँ पर डॉर्फ है, तो टॉल डोमिनेटिंग है तो टॉल बन जाएगा। यहाँ पर डॉर्फ है, मतलब स्मॉल टी मतलब डॉर्फ होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो स्मॉल टी हम दिखाते हैं डॉर्फ का जीन को, है ना, जीन को दिखाते हैं, और टॉलनेस के लिए हम कैपिटल टी दिखाते हैं। ये दोनों जीन रिलेटेड कैसे हैं? दोनों जीन अलील्स हैं एक दूसरे का। समझ में आ रहा है?
ये एक अलग एलील है, ये एक अलग एलील है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही हाई डिटरमाइनिंग है और दोनों ही हाई डिटरमाइनिंग जीन है ना, तो ये जीन एक दूसरे का एलील कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर हो सकता है कि ए टॉल है, ये भी टॉल है, कॉन्ट्रास्टिंग ना भी हो, तब भी ये एक अलील है, ये एक अलील है, अलग अलग है ना। अच्छा, एक लाइन है बाद में लिखा हुआ अलील का डेफिनेशन में, वो आपको ध्यान से हम समझाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स इसका मतलब ही नहीं समझा पाते, या एक्चुअली खुद ही नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश में है ना, तो प्रॉब्लम होता है उनका शायद, ठीक है। अ, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन अगर कोई बच्चा उसका लाइन का असली मतलब जो इंग्लिश में लिखा हुआ है असली मतलब समझ के टीचर को क्वेश्चन पूछे, तो एक हो सकता है टीचर को समझना है कि बच्चा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि टीचर के पास तो वो ऑब्वियस बन चुका है कि हाँ ये तो ऐसा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चे का समझ नहीं पाएगा, मेरे साथ हुआ है ना ऐसा, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मास्टर ने समझ ही नहीं पाया, ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाद में जाके मुझे ढूंढना पड़ा कि अरे मतलब क्या है इसका यार, ऑनलाइन में कहीं नहीं अवेलेबल है इसका असली मतलब क्या है अलील का, ठीक है। सिंपल है बहुत, मैं आपको बताऊंगा, आपको सोचो अरे ये इसमें ना बताने जैसा क्या है, ठीक है। लेकिन तब भी अगर आप क्वेश्चन सही पूछेंगे ना, तो मतलब उस लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट करने जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं लाइन बताऊंगा, फिर मैं तो फालतू बातें हो रहा है सिर्फ। हो गया अलील। अब बाद में बात करेंगे अलील के बारे में, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब देखिए स्टेबल ट्रेट लिखा हुआ है, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब हाइट अगर टॉल है, हाइट तो कैरेक्टर है, टॉल उसका ट्रेट है, और उसी टॉल को हम बार बार देख पा रहे हैं अगर, तो वो स्टेबल है, और वो ट्रू ब्रीडिंग टी लाइन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज को लिया गया, ठीक है। A pair of which were similar except for one character with contrasting traits. Characters तो हैं, उनका contrasting traits है। जैसे कि यहाँ आप देखिए कि अगर यहाँ पर फ्लावर कलर है वॉयलेट और वाइट, तो बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब सेम है, सिर्फ फ्लावर कलर ही अलग है। मतलब सारे अगर टॉल हैं तो सारे टॉल ही हैं, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड शेप, शीड कलर, फ्लावर पोजीशन सब सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्लावर कलर ही अलग है, जो वॉयलेट है या फिर वाइट है, ठीक है। तो ये ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को उन्होंने लिया अलग अलग से, फिर उन दोनों उन सब का बीच में वो लोग ये किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें एलील के बारे में यहाँ तो नहीं लिखा है, थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ है, ठीक है। चलिए, लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैर्ड आउट बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, टॉल और डॉर्फ पी में, ठीक है। अच्छा, कलेक्टेड, ये तो छोड़ो यार, ये तो सब ठीक है। हाँ, अब देखो उन्होंने कलेक्ट किया टॉल और डॉर्फ प्योर लाइन से, ठीक है। फिर उन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बनाया। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन का क्या मतलब है कि सारे टॉल थे, सारे डॉर्फ थे, उनमें से एक और एक उठा लिया, ठीक है, और फिर उनमें क्रॉस किया ना, तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, टॉल और डॉर्फ में क्रॉस किया, ठीक है। अब तक सेल्फ क्रॉसिंग हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। फर्स्ट जनरेशन है, तो ये हो गया फीलियल वन। क्या हो गया? फीलियल वन प्रोजेनी, या फिर इसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। जहां पर देखा गया कि सारे ही टॉल हैं, सारे ही टॉल हैं और कोई डॉर्फ है ही नहीं, जैसे डॉर्फ का जीन गायब हिस्सा ही हो गया है, ठीक है।
और सारे टॉल हैं एकदम, कोई मिक्सिंग नहीं देखा गया, इंटरमीडिएट कुछ नहीं था, सारे टॉल टॉल ही थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन बाकी सारे ट्रेड्स के लिए भी। F1 एक इधर वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ रिजेंबल कर रहा था, और दूसरा जो मतलब था, है ना, ट्रेट, वो जैसे गायब सा ही हो जा रहा था। ठीक है, अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड कर दिया F1 जनरेशन को। F1 जनरेशन में सारे जो टॉल आए थे ना, उनमें क्रॉस करवा दिया। अब क्या हो गया कि ये F2 जनरेशन हो गया, फीलियल 2। ठीक है, और यहां पर आश्चर्य की बात है ये कि यहां पर डॉर्फ जो जीन है या फिर ट्रेट है, वो फिर से वापस आ गया। ठीक है, तो जैसे बीच में कहीं डॉर्फ छुपा हुआ था, ठीक है, और अभी F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, अब हुआ कैसे एक्सप्रेस? एक्सप्रेस ऐसे हुआ कि 1/4 ऑफ F2 प्लांट्स जितने भी थे, ठीक है, वो सारे डॉर्फ निकले, लेकिन मेजॉरिटी 3/4 क्या निकले? टॉल। ठीक है, अच्छा, द टॉल एंड द डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू द पेरेंटल ट्रेट, पेरेंटल टाइप है ना, और बीच में कहीं ब्लेंडिंग देखा नहीं गया। अब तो शो कर रहा था डॉर्फ और टॉल दोनों, तो अब तो दोनों शो कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई ब्लेंडिंग ऐसा नहीं देखा गया, मतलब इंटरमीडिएट कुछ हाइट हमें नहीं मिला। ठीक है, जैसे यहां लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है वही मैं बात करना चाहता हूं कि नॉन वेयर इन बिटवीन हाइट्स, इन बिटवीन में कुछ हाइट्स नहीं मिल पाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विथ अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड। ओनली वन पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था F1 में, और F2 में 3:1 प्रोपोर्शन में। जो 1 प्रोपोर्शन क्या किसका है? जो दूसरा था, जो F1 में नहीं एक्सप्रेस हो रहा था, वो अभी एक्सप्रेस हो रहा है, 1/4 है ना, और 3/4 है जो पहले भी एक्सप्रेस हो रहा था। समझ आया? अब ये इसमें क्या होता है ना, समझने में आसानी होता है अगर पनेट स्क्वायर को अगर आप देखो, ठीक है, और ये फैक्ट अगर आप जानो कि भाई साहब टॉल जो होता है वो डोमिनेट करता है और डॉर्फ जो होता है रिसेसिव होता है। अभी आपको समझा दे सकते हैं, देखिए पहले सारे टॉल थे ना, पहले सारे टॉल थे, ठीक है, और सारे डॉर्फ थे। तो हम फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अगर करें तो ये एक मतलब क्या होता है ना, बॉडी सेल में या फिर गैमीट में कैपिलटी था। अब गैमीट जब बना तब एक मतलब पोलन में चला गया स्मॉल कैपिलटी, एक कैपिलटी गया और दूसरे में और एक कैपिलटी गया। ये देखिए, ये है वो, ये एक पोलन है, ये एक पोलन है। अब एक में हम अगर देखें, अगर हम ऐसा सोच लें कि भाई साहब जो टॉल है वो मेल है और जो डॉर्फ है वो फीमेल, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब फीमेल गैमेट में भी वैसा ही कुछ होगा डॉर्फ एक एक सेपरेट हो जाएगा गैमेट्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम अभी इसका क्रॉस करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। सारे में ही जो कैपिटल टी है वो तो डोमिनेटिंग है ना, तो सारे ही इस वजह से टॉल दिख रहे हैं, और एग्जैक्टली वो टॉल जो पहले कैपिटल टी दोनों रहने की वजह से हुआ करता था। और अभी आपको बाहर से देख के लगेगा, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जब एक साथ है ना, ये है एक्चुअली फिनोटाइप, हाइब्रिड फिनोटाइप जरूर है, ठीक है, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस फिनोटाइप जरूर है ये, सॉरी जीनोटाइप, गलती से फिनोटाइप हो गया बोलना, जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप जरूर ये है, लेकिन बाहर से फिनोटाइप इसका टॉल ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से बाहर से नहीं दिखेगा आपको, मतलब जीन का कंपोजिशन आपको बाहर से कैसे ही दिखेगा, ये तो लाजमी है, ठीक है। तो आपको बाहर से दिखेगा जैसे कि एक पेरेंट का कैरेक्टर जैसे गायब सा ही हो गया, जो अभी आप रिसेसिव कह रहे हैं वो
F1 है ना, ये F1 में जैसे गायब हो गया, लेकिन जब आप F2 करोगे तब आप क्या करोगे, ये हाइब्रिड जीनोटाइप को ही सेल्फ क्रॉस करना है। मतलब अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा मिटा दें अगर, और F2 की बात करें तो यहां पर भी, अच्छा हाँ, चेकर बोर्ड में अंदर भी मिटाना पड़ेगा। सेल्फ क्रॉस की बात करें तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो यहाँ F2 हो गया। अच्छा, अब कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट में अलग अलग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट में अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये कैपिटल टी बना, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी बना जो कि है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी बना हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और यहां पर बन गया होमोजाइगस रिसेसिव। चार में से एक चौथाई आया ना रिसेसिव, और तीन चौथाई फिनोटाइप हम देखेंगे सिर्फ आया डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, सॉरी ट्रेट आया, लेकिन जीनोटाइप में अलग जरूर है। तो इसलिए हम जीनोटाइप का रेशियो अगर हम लिखें, जीनोटाइप, तो हम लिखेंगे 1:2:1, मतलब डोमिनेंट, एकदम डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक्सक्यूज मी, और होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन फिनोटाइप में क्या लिखेंगे, फिनोटाइप में क्या लिखेंगे, 3:1 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है कि कौन हेटेरोजाइगस है कौन होमोजाइगस है, हमें मतलब है कि टॉल है क्या, तो बस, डॉर्फ है क्या, बस। तो ये किसका है, ये F2 जनरेशन का बनता है ऐसा, ठीक है। तो आप जितने भी रेशियो देखोगे ना ऐसा, ये सब F2 जनरेशन का ही है, या फिर उससे अलग, मतलब F2 F3 उसका ही होगा, क्योंकि F1 जनरेशन में तो सारे ही टॉल है ना। तो मतलब फिनोटाइप क्या बनेगा, 1 हो जाएगा सिर्फ, सारे ही तो ये सेम है। जीनोटाइप भी तो सारे सेम होते हैं, ठीक है। भले ही हेटेरोजाइगस जीनोटाइप हो, लेकिन सेम है ना, सबके सब में तो वही है, हेटेरोजाइगस ही, ठीक है। थोड़ा वीडियो को आप पीछे करके देखो ना, सब चेकर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखा है ना। तो इसलिए F1 में कुछ रेशियो हम लिखते नहीं है, ठीक है। पूछा जा सकता है, वो अलग बात है, आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना पड़ेगा कि भाई साहब सब में सेम होगा 1, ओके। लेकिन F2 से ही लिखना का कुछ मतलब बनता है कि अलग है, 1:2:1 हो रहा है, 3:1 हो रहा है, ठीक है। F2 F3 जनरेशन भी बन सकता है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ें क्या, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं हम, देखिए। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down. अब मेंडल साहब को तो अभी थोड़े पता है कि जीन है कुछ है, उनको तो नहीं पता है ना। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब कुछ है जो पास हो रहा है, ठीक है, और स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि सब में तो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा, अब अनचेंज्ड है, क्योंकि अनचेंज्ड इस वजह से है ना कि F1 में एक बार आपको लगा कि डॉर्फ गायब हो गया, लेकिन F2 में फिर से आ गया ना। मतलब F1 में भी कहीं ना कहीं डॉर्फ के जीन्स छुपे हुए थे, बाहर एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, लेकिन थे ना, इसीलिए ना F2 में फिर से वो वापस आ गए। हाँ, तो इसी वजह से उन्होंने ये प्रपोज किया कि कुछ फैक्टर्स जरूर हैं जो सक्सेसिवली पास ऑन हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग गैमीट्स के थ्रू, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर्स कह रहे हैं, जिनको अभी हम जीन कहते हैं, लेकिन तब उन्होंने उनको फैक्टर्स कहा था। कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स है जो स्टेबली पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। सो जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इस वजह से क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो,
पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि भाई अगर टी टी है तो ये दोनों तो कॉन्ट्रास्टिंग है नहीं, और ये पेयर को हम एलील कह नहीं सकते, लेकिन इसका नाम हम देते हैं भाई साहब होमोजाइगस एलील्स। तो ये कैसे एलील हुआ? ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, समझे बात को मैंने क्या क्या कि ये होमोजाइगस अलील कहा जाता है, तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है नहीं, तो ये जीन को दोनों को कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है तब एलील लिखा गया है यहाँ पर एनसीईआरटी में। तो ये एलील कैसे हुआ फिर, ये मैंने पूछा था। देखो बात बहुत सिंपल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट इस लाइन के वजह से हुआ। अगर लाइन को एकदम लाइन वाइज जैसे लिखा है उसी को अगर समझा जाए तो गलत होगा, थोड़ा सा समझना, ठीक है। बात ये नहीं है कि भाई साहब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को एक साथ ही रहना पड़ेगा फिर ही उसको एलील कहेंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। दो तरह की जीन मौजूद हैं, अब हो सकता है कि एक बंदे के पास वो जीन रहे ना रहे, ये पॉपुलेशन की बात होता है, ठीक है। अलील स्टडी एक पॉपुलेशन के बेसिस में होता है, ठीक है, एक मतलब इंडिविजुअल की बात है नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जब हम देखते हैं पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तब हमें दो तरीके की ट्रेट का कॉन्ट्रास्टिंग मिलता है, समझ में आ रहा है क्या? और उन दो जो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स हैं हमारे पास उनको हम अलील कहते हैं। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल में ऐसा हो मौजूद ऑलरेडी कि कॉन्ट्रास्टिंग होगा और तभी हम उसको अलील कहेंगे, ऐसा नहीं। पूरा पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्टिंग जीन वाले जो हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो ट्रेट्स हैं, डिफरेंट टू टाइप्स के ट्रेट्स होते हैं ना, उनका जो डिफाइनिंग जीन है वो अलील है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो यही है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट, जो फिगर में या फिर जेनेटिकली अगर हम बात करें तो जेनेटिकली बेस पेयर में थोड़ा सा उनमें चेंज रहता है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा कम है, 40 मिनट का अराउंड हुआ है शायद, तो इसके बाद से हम शुरू करेंगे। ये तो बस इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ चैप्टर का, ठीक है। अच्छे से इस जगह को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस होगा, ठीक है।